हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज हमारे साथ हैं समीरुद्दीन और इन्होंने आईओसीएल एग्जामिनेशंस में बेसिकली एसपीपीटी टेस्ट जो होता है वो दे चुके हैं। और बेसिकली इन्होंने जो एसपीपीटी टेस्ट दिया है वो आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन से, जिसको टेक्निकल असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो आज ये आप सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना एसपीपीटी टेस्ट का। क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सब कुछ को हम लोग आज के इस एपिसोड में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आप सभी लोग देखेंगे। ये सेशन अगर आपको पसंद आए आता है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी पॉडकास्ट होंगे या इस तरह के जो बेसिकली एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मैं लाऊंगा तो उनसे पूछ सके फिर से क्वेश्चंस। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी आपका एसके ड्रिल में स्वागत है समीरुद्दीन। आप बताइए थैंक धीरे यू धीरे। सर। हाँ, एसपीपीटी टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, पूरा अच्छे से आप डिटेल में अपना एक्सपीरियंस को शेयर करिए। आराम से एकदम बताइए, कोई दिक्कत जी सर। सर ये 29 सितंबर 2024 को ऐसे हमारा एग्जाम हुआ था आईओसीएल का। तो उसके अंदर मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से भरा था। तो उसमें मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था पानीपत रिफाइनरी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो उसके बाद रिटर्न होने के बाद जो है हमारे पास मेल आया था एसटीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 8 जनवरी 2025 को एसटीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पानीपत रिफाइनरी जाना था। तो वहां पे जाने से पहले हमारे पास पानीपत रिफाइनरी से कॉल आता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके जाना है और टाइमिंग क्या है। तो उसके बाद जो मेल आया उसके अंदर बेसिकली हमारे क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही सब मांगते हैं। कहीं कहीं पे जो हुआ है सर कि उसके लिए रेगुलर कोर्स के लिए वो डिक्लेरेशन फॉर्म भेजते हैं, जिन्हें साइन करवा करके उन्हें देना पड़ता है, प्रिंसिपल के साइन करा करके आईयूसीएल में देना पड़ता है। तो हमें ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जब हम वहां पे गए तो सबसे पहले तो मेन गेट पे सीआईएसएफ होते हैं सब। तो उनके पास हमारे नाम की लिस्ट पहले से ही होती है, तो वो हमारी मेल जो होती है वो चेक करके हमारी एंट्री करते हैं हम। उसके बाद एंटर होने के बाद जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला रूम होता है उसके अंदर लेके जाया जाता है। तो वहां जाने के बाद सर हमें बारी बारी से सभी अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं और साथ ही साथ में बायोमेट्रिक भी होता है। जी सर। है। बायोमेट्रिक जो होता है ये आधार बेस्ड होता है क्या, फिंगरप्रिंट करके? नहीं सर, आधार बेस पे तो नहीं था, लेकिन हाँ फिंगरप्रिंट और फोटोज लिए जाते हैं, साथ में डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं। वो एक फॉर्म होता है जिसके अंदर बेसिकली हमारी सारी डिटेल्स हमें लिखनी पड़ती है कि हमने कहाँ से भरा, कौन सी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, एक्सपीरियंस कितना है। तो वो एक डिक्लेरेशन साइन करवा करके बायोमेट्रिक करते हैं सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये एसपीपीटी जी टेस्ट जो होता है मतलब एग्जैक्टली जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जी सर। स्टेप क्या हुआ? मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला स्टेप में आप सेंटर पे पहुंचे, चेकिंग वगैरह सब हुआ, आप अंदर गए, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जी सर। इसके बाद का अगला प्रोसेस क्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद? सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम टोटल 13 लोग थे, तो उन्होंने टीम बना दी बारी बारी करके। तो हम 3 लोगों का पहला टीम था, हमारा पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो हमारा जो अगला जो लोकेशन थी वो थोड़ी दूर थी, तो हमें गाड़ी से ले जाया गया था। तो हम 3 लोग गए थे। और सर एक बात बता दूं कि इसमें हमारा दोबारा रिटर्न लिया गया था। ये नहीं कि एसपीपीटी जो कि जिसकी फुल फॉर्म होती है स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट। तो हमें जब गाड़ी से ले जाया गया एक हॉल के अंदर, वहां पे 3 बॉक्सेस रखे हुए थे सर बेसिकली, जिसके एक का नाम था स्किल, एक का नाम था प्रोफिशिएंसी और एक का नाम था फिजिकल। तो 3 बॉक्सेस के अंदर से सर हमें 5 पर्ची टोटल निकालनी थी। स्किल में से 2 पर्ची, और प्रोफिशिएंसी में से 2 पर्ची, और एक फिजिकल में से 1 पर्ची। तो सर वो लक के ऊपर होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके अंदर पेपर फोल्ड करके रखे होते हैं। तो हमने उसमें से 5 पेपर निकाले, तीनों लोगों ने अलग अलग बैठे हुए थे। उसके बाद हमें 15 मिनट का टाइम दिया गया और कहा गया ये पांचों क्वेश्चन जो है इनमें से 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं 15 मिनट के अंदर अंदर। उन्होंने कहा आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप डायग्राम बनाइए, चाहे आप बुलेटिन्स में लिखिए, चाहे आप फिगर बना सकते हैं, जैसा भी आपको फॉर्मूला चाहे क्वेश्चन चाहे कुछ भी लिख के उससे बनाइए। तो सर वो करेक्ट 15 मिनट का टाइम देते हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं दोबारा रिटर्न हुआ हमसे, सारे के आंसर जो है 5 में से 4 आंसर हमें वहां लिख के दिखाने थे। तो हमने वो लिख करके दिखाया, फिर हमें सब दूसरे हॉल में लेकर गए। तो जो एक क्वेश्चन बचा था सर जो फिजिकल का, वो हमें परफॉर्म करके दिखाना था। तो बेसिकली हमें वर्कशॉप के अंदर ले जाया गया। तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का था, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे।
लाइक जितने भी आरटीडी है, थर्मोकपल्स है, इसके अलावा हमारे जंक्शन बॉक्सेस है, इसके अलावा स्काडा और पीएलसी वगैरह वहाँ पे थोड़े बहुत होते हैं। और साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ केबल्स थे, और साथ में हार्ट कम्युनिकेटर, ट्रांसमीटर, ये सभी रखे थे। तो जो मेरा सर जो फिजिकल के लिए जो मेरा पर्ची निकली थी उसके अंदर था सर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो मेरा टॉपिक इजी था सर, मैं तैयारी करके गया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेसिकली लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जो अर्थमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए लॉजिक गेट्स का हम यूज करते हैं। तो उन्होंने पूछा और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, तो मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने उनके सिंबल्स बनवाए और ट्रूथ टेबल्स भी बनवाया। तो सर ये मेरा, उन्होंने पहले फिजिकल टेस्ट लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक इक्वेशन दी कि मान लीजिए दो, कोई भी आप नैंड गेट या और गेट कोई भी गेट ले लीजिए, मुझे आउटपुट में जो है वो वन चाहिए। तो उसके लिए वो एक इक्वेशन उन्हें बना के दिखानी थी कि जिसका आउटपुट जो है वो वन है। तो मैंने सर वो बनाया। और जब फिजिकल टेस्ट हो गया तो उसके बाद बारी बारी से इंटरव्यू के लिए ले जाया गया। इंटरव्यू में टोटल सर लगभग 6 से 7 लोग अवेलेबल थे, जिसमें से एक मैडम होती है। तो इंटरव्यू में जाने के बाद वो बेसिकली सर पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, और जो हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं वो वहां पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपका वो बॉक्स में जैसा कि आपने बताया डाला हुआ रहता है, वो क्वेश्चंस कैसा टेक्निकल रहता है या फिर ऐसे रेंडमली कुछ रियल लाइफ बेस्ड रहता है या फिर वर्कशॉप या फिर प्लांट बेस्ड रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस रहता है उसमें? सर वो टेक्निकल होता है और प्लांट बेस्ड होता है। जो मेरे 4 क्वेश्चंस थे उसमें से लगभग सभी सर वो प्लांट बेस्ड और टेक्निकल थे। जैसे पहला क्वेश्चन था मेरा कि जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं वो ज्यादा समझ पाएंगे, तो मेरा पहला क्वेश्चन था सर वो मेरा था आरटीडी और थर्मोकपल, इनके बारे में लिखना था। बेसिक है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ना पड़ता है। हम्म। और उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो इजी था, प्रेशर गेज था सर। तो प्रेशर गेज के बारे में लिखना था। और तीसरा गेज जो मेरा क्वेश्चन था कि जो हम रडार गेज यूज करते हैं टैंक वगैरह पे लेवल मेजरिंग के लिए, वो कैसे यूज होता है और क्यों यूज करते हैं इसको हम। और जो मेरा चौथा क्वेश्चन था सर वो कंट्रोल रूम के एम्बियंस के बारे में लिखना था कि कंट्रोल रूम में क्या क्या चीजें लगी होती है और कैसे काम करती है और क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो ये 4 मेरे क्वेश्चंस थे, और परफॉर्म करने के लिए मेरा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स क्वेश्चंस थे सर। तो वो मुझे अच्छा, परफॉर्म करना था। तो ये जो परफॉर्म करने के लिए दिया गया था, क्या आपको पीसीबी दिए गए थे या फिर एक जो होता है डॉट डॉट स्ट्रक्चर टाइप का उसमें करके करना था कि कुछ और था, क्या था, कैसे किए? सर वो मुझे जहाँ लेके गए थे एक बड़ा सा टेबल था, वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन निकला था सर वो पेन और पेपर पे उन्हें करके दिखाना था। उन्होंने एक ब्लैंक पेपर दिया और पेन दिया, और मुझसे सिंबल बनवाए बेसिकली सर। तो मैंने हम्म। सिंबल बनाया, फिर उन्होंने एक केस दिया कि दो कोई भी गेट्स ले लो, और उसका आउटपुट जो है उसमें वन देने के लिए। तो अच्छा। वो दिया, और फिर बेसिकली हाँ बेसिकली दो एक दो क्वेश्चन पूछे थे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लेच क्या होता है। तो ये बेसिक बेसिक से एक दो क्वेश्चन पूछे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। आपको क्या लगता है ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग कि ये मतलब कोई बड़े रहेंगे क्या, ऑफिसर्स होते हैं या फिर वर्कशॉप असिस्टेंट या फिर प्लांट रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट होते होंगे? आपको क्या लगता है? सर सभी वहाँ पे ऑफिसर्स ही होते हैं मेनली। एक दो असिस्टेंट होते हैं मान लीजिए वर्कशॉप के अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट्स ला के उनको जो देते हैं। बाकी ऑफिसर्स ही होते हैं। जैसे जो फिजिकल किया तो वो एक ऑफिसर ने ही लिया था मेरा। वही अच्छा। डिसाइड करते हैं कि ये पास है या फेल है। फिर आगे हमें इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, एक मैडम होती है, बाकी सर। जहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है सर। इंट्रोडक्शन के बाद वो जो हमने क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस होते हैं। फिर प्लस वो हमारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, फिर अपने जो फर्दर क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। इंटरव्यू में क्या ये क्वेश्चंस भी रिपीट हुए थे क्या? आपने जैसा कि बताया कि ये जो चार पांच क्वेश्चंस देखने लिखने को मिला था, यही क्वेश्चंस फिर इंटरव्यू में भी रिपीट हो गए थे सेम? हाँ सर, जो हमने 4 क्वेश्चंस लिखे थे वो वहीं पे चेक होते हैं सर, यानी वो हमसे ले लेते हैं अच्छा और अच्छा। कहते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कहता है ठीक है आपने इसके बारे में क्या लिखा है और बताइए। तो जैसे मान लीजिए कि किसी का निकलता है, जैसे मेरा निकला आरटीडी थर्मोकपल, तो मैंने बताया कि ये टॉपिक्स है, मैंने डिस्कस किया। तो उससे वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये कहाँ पे देखा है। आरटीडी थर्मोकपल में मान लीजिए डिफरेंस क्या है, अगर मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करना है तो आप इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे। या ये भी पूछते हैं इनकी केबलिंग में क्या डिफरेंस होता है, या आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इन दोनों को देख करके जबकि एक जैसे दिखते हैं। तो ये कुछ अच्छा। क्वेश्चन थे सर। ओके ओके। अच्छा, इसमें जैसे एक एसपीपीटी टेस्ट है, थोड़ा सा बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन आ सकता है, तो उसके लिए क्लियरिटी यहाँ पर देना आवश्यक हो जाता है।
तो इसकी फिजिकल प्रोफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट इसको बोलते हैं। तो प्रोफिशिएंसी और जी फिजिकल सर। ये दोनों थोड़ा आप डिफरेंट तरीका से एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्या है ये दोनों फिजिकल प्रोफिशिएंसी, इस दोनों को कैसे चेक करते हैं वो लोग दोनों, या दोनों एक ही चीज है? जो सर हाँ। सर अलग अलग चीज है। जो फिजिकल वाला जो पॉइंट होता है सर, वो बेसिकली हमें वहाँ परफॉर्म करना होता है। जैसे कि और भी स्टूडेंट्स थे तो मेरा लॉजिकल गेट्स निकला, लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स थे उनका निकला था ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स थे, उनको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा ऑप्टिकल फाइबर केबल है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या है, वो बताना था। ऐसे एक थर्ड कैंडिडेट था, उसका निकला था सीसीटीवी कैमरा। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे रखे थे, उसको उसको आइडेंटिफाई करना था कि मतलब कौन सा मूवेबल है, कौन सा फिक्स है, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से उन्हें बताना था। और ऐसा नहीं है कि सर मान लीजिए वहाँ 10 इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, आपको उसमें से 5 आते हो, लेकिन जो आपका टॉपिक निकला है वो आपको ना आता हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर मेरे से दूसरा वाला पूछ लीजिए। जो पर्ची में निकली है सर, वो पहले ही क्वेश्चन हमसे लिखवा करके साइन करवा लेते हैं कि हमें इनके इनसे इन्हीं के बारे में पूछना है। हम्म। अच्छा, तो ये थोड़ा सा लक जी फैक्टर भी डिपेंड करेगा इसमें करने हाँ। करने के लिए। अच्छा। बिल्कुल सर, पूरा लक फैक्टर डिपेंड करता है इसके ऊपर। और ये सिर्फ पानीपत रिफाइनरी का मैंने बताया सर, हाँ हाँ। बाकी जो लोकेशन है जिनसे मेरी बात हुई है उसमें ऐसा रिटर्न वाला कोई केस नहीं था। पर्ची अच्छा। वाला था। जैसे किसी में ये था कि 6 पर्ची निकालो, उनमें से वो कोई कई रिफाइनरी में ऑप्शन दिए गए, कोई भी 3 के बारे में बताओ, हम्म। ऐसा भी है। लेकिन जो पानीपत रिफाइनरी है सर, वो पूरा लक के ऊपर था कि 5 क्वेश्चन निकालने हैं और पांचों बताने हैं। अच्छा। अच्छा, ये क्या एसपीपीटी टेस्ट जो होता है इसका मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना लगा, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के पूरा आपका फाइनल होने तक क्या टाइम लग जाता है? सर हमारा रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का था। तो हम मेरी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो मैं लगभग 2 बजे तक फ्री हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यदि आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, या जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो मेरे रिलेटिव थे जो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, तो वो बाहर थे, इस वजह से मैं चला आया था। बाकी जो अदर्स लोग थे उनका पूरा दिन लगा होगा सर, 6 तो बज गए होंगे कम से कम। अच्छा, होने के बाद फिर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, जा सकते हैं, रुकने का फिर ऑप्शंस क्यों देते हैं? जब हो गया है तो जा सकता है कोई कैंडिडेट? लंच वगैरह होता है सर उनकी तरफ से, तो वो कहते हैं लंच वगैरह करके आप जैसे अच्छा अच्छा। जाना चाहे, ट्रेन लेट है तो कहीं बाहर कहाँ वेट करोगे, इस तरह से आप अच्छा यहाँ रुक सकते हैं, ऐसा ऑप्शन होता है। अच्छा, इस तरह का। ओके ओके। जी जी। हम्म। कुछ बच्चों के भी सवाल हैं, इसको भी पूछेंगे आज, ठीक ना? तो जी सर। इसमें जैसे कि प्रैक्टिकल वाले में सब कुछ आपने जनरली बता ही दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बच्चों के मन में आ सकते हैं, जो भी स्किल ये जी एसपीपीटी टेस्ट देने वाले हैं इसमें। और सारा ये भी बता दिए हैं आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वगैरह सबके बारे में। अच्छा, ये डीसीएस जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएलसी होता है, क्या ये सबसे रिलेटेड कोई तरह का क्वेश्चंस वगैरह किसी को दिए गए थे क्या? हाँ बिल्कुल सर, हमारी ब्रांच में डीसीएस, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, ये सब से रिलेटेड मेनली यही पूछते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक टॉपिक था कंट्रोल रूम का, अच्छा। जो मैंने आपको बताया चौथा क्वेश्चन था, तो उन्होंने हम्म। मुझसे पूछा था कि पीएलसी क्या होता है, डीसीएस क्या होते हैं, या इन हम्म। दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, या तो फिर प्रोग्रामिंग का पूछ लेते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है। तो ये सब चीजें पूछी जाती है सर। और ये भी क्वेश्चन था कि 4 to 20 मिली एम्पेयर ही क्यों यूज करते हैं, नॉर्मल हम मान लीजिए 1 to 10 क्यों यूज नहीं करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। अच्छा, यानी कि जी सर। कोई कैंडिडेट नॉन सीरियस होकर के नहीं जा सकता है एसपीबी टेस्ट देने के लिए भी, यहाँ पर भी बिल्कुल थोड़ा सा सीरियसनेस की आवश्यकता है, क्योंकि एक पोस्ट के लिए बिल्कुल यहाँ सर। पर भी 3 कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं। और यहाँ पर भी मतलब सेलेक्ट नहीं होने के हाई चांसेस रहते मेनली जो सिलेक्शन होता है सर, वो रिटर्न बेस पे ही होता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरी एक ही सीट थी सर, ईडब्ल्यूएस से मैंने भरा था, तो मेरी एक सिंगल सीट थी, तो जिसपे मैंने फाइट किया था, तो मेरा रिटर्न तो क्लियर हो गया। तो वहां पे जो अपोनेंट था सर, वो उसके मेरे से 2 नंबर ज्यादा थे। मेरा सर एसपीपीटी जो है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा गया होगा, 35 से 40 मिनट तक मेरा चला था सर इंटरव्यू। क्योंकि मेरे को सर 3 साल का एक्सपीरियंस है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो उन्होंने पूरा मेरा ब्रीफ में पूरा हर चीज पूछा था कि वहाँ क्या क्या है, टैंक्स कैसे है, टैंक की कैपेसिटी क्या है, और कितने क्या उसके एसओपी कैसे वहाँ फॉलो किए जाते हैं। तो हर एक डिटेल्स उन्होंने मुझसे पूछी थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सर अगर आपको एक्सपीरियंस है या तो फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा है, तो आप उसका पूरा डिटेल्स पूरा पढ़ के जाए। उसी के हिसाब से वो पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपने जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं सर, वो तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही चेक की जाती है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा हमारे यूट्यूब वीडियोस के और कमेंट सेक्शंस में और बच्चे लोग पूछते हैं जनरली, ये जी कहाँ तक सर। सच है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, उसको ज्यादा एसपीपीटी टेस्ट में थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है, क्या ये सच है या फिर आपको क्या लगता है? मतलब बाहर से कहीं से कोई अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो क्या उनको इक्वल नहीं देखा जाता है क्या? सर ऐसा हर एक केस में नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है। जैसे कि जो मेरा अपोनेंट था उसने बेसिकली सर पानीपत रिफाइनरी से ही अप्रेंटिस उसने किया था, और उसको 1 साल का एक्सपीरियंस था, जबकि मैंने बीपीसीएल से किया था, भारत पेट्रोलियम, तो मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन सिर्फ ये अप्रेंटिस करने से नहीं होता है सर, मार्क्स भी मायने रखता है। कि उसके मार्क्स 2 नंबर ज्यादा थे, तो मुझे लगता है कि मेनली मार्क्स का रीजन था कि उसको सिलेक्ट किया गया। तो ये सिर्फ तो अफवाह है, इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता। अगर कोई उसके सामने बेटर कैंडिडेट है, बेटर एक्सपीरियंस है, तो जनरली वो उसे ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी आगे जवाब देना होता है। अगर आपने आरटीआई डाल दी तो आपका भी तो सर वो जवाब देना पड़ता है ना उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सिर्फ सिर्फ अफवाह है। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीपीटी में सबसे मुश्किल पार्ट आपको क्या लगा, ये बताना है। और कोई ऐसा क्वेश्चन या टास्क जो आपको ट्रिकी लगा था? सर वो मेनली तो वो रिटर्न वाला मेरे को लगा, ये हर रिफाइनरी में नहीं होता है सर, लेकिन पानीपत जो होता है उसमें ये लिया जाता है, लगभग हर साल ही होता है सर। तो 3 पर्चियां निकालनी थी सर, उसमें तो हमने भगवान का नाम लेके पर्ची तो निकाल ली, लेकिन अब 15 मिनट टाइम है सर बस। और 4-5 ऑफिसर्स होते हैं, फोटोग्राफी भी हो रही होती है साथ में, और कई लोकेशन पे तो ऐसा भी है कि सर इंटरव्यू के टाइम पे रिकॉर्डिंग भी हुई है। तो वो एक थोड़ा ट्रिकी होता है कि सर 15 मिनट में सारे क्वेश्चन लिखने हैं। अगर आपको आते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं आते हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है सर, क्योंकि वही हमें आगे परफॉर्म करना होता है। और अच्छा। इससे भी ज्यादा दिक्कत होती है सर वो फिजिकल वाला, क्योंकि वो सर फिजिकली करके दिखाना है। अगर मैं आप मान लीजिए आपको टॉपिक जो दिया गया है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का है, उसे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पूछ ले या करवा ले, अगर वो नहीं कर पाया तो सर फर्स्ट इंप्रेशन ही वो बिल्कुल फेल हो जाता है। क्योंकि फिर वो आगे भेजेंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो जो इसने स्किल टेस्ट लिया, जो फिजिकल टेस्ट लेता है, वो भी उस इंटरव्यूअर के साथ बैठता है। अच्छा। तो ये जी सर। अच्छा, आपको मतलब ऐसा लगा कि कोई कैंडिडेट देख करके एसपीपीटी टेस्ट देने के टाइम पे कि इसका तो नहीं होगा, और उसका नहीं होने का मेन रीजन आपको मतलब क्या लगा? और किस चीज को, मतलब ये जो रीजन है इसको जो कैंडिडेट फ्यूचर में देने वाले हैं एसपीपीटी टेस्ट, उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बेसिकली गलतियां ये नहीं करे। तो क्या वो गलतियां हैं, आप अगर बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा नए कैंडिडेट के सर कई बार हमारे यहाँ पे एक लोकेशन, हमारे यहाँ पे एक बच्चा था, उसने क्या किया कि सर ना, जो उसका इंटरव्यू का टाइम था ना, उसने थोड़ी बहुत चीजें ऐसी बोल दी ना जो झूठी झूठी थी। जैसे उसने वो चीजें की भी नहीं थी, लेकिन उसने वो बता दिया। जब उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे गए तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया। तो जो फिर वो सामने वाला इंटरव्यूअर जो है सर, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो बिल्कुल समझ जाता है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी नॉलेज हो उसी के बारे में बताना चाहिए, और वहीं का लोकेशन, जिस डिपार्टमेंट से आने आपने अप्रेंटिस किया है वहीं का बताइए। कई लोग होते हैं जो सब सेल्स से करते हैं, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं वो अपनी फील्ड की बता देते हैं, तो उससे मेनली फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर वो नहीं बता पाते हैं तो इंप्रेशन बिल्कुल गलत हो जाता है। और दूसरा सर, कभी भी इंटरव्यू देने से पहले वहां पे कई लोग थे, तो अपना स्टार्ट का जो इंट्रोडक्शन है सर, वो कोशिश करे कि इंग्लिश में करे, और छोटे लाइंस में करे, और थोड़ी सी फैमिली डिटेल्स भी उसमें डाल दे, तो उन्हें लगता है कि ऐसे बंदा मतलब रट के नहीं आया है, उससे बेसिकली वो मतलब अपने बिल्कुल सच सच बोल रहा है हर एक चीज। तो लिए? इन अच्छा। बातों का ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू हुआ जी था, सर। 6 पैनल बताए थे, 6 मेंबर थे पैनल में, तो जिसमें से एक जी जी। महिला थी, तो बेसिकली आपका वो इंटरव्यू जो चला था वो कितने देर तक चला था? मेरा इंटरव्यू टोटल एक्सपीरियंस था मेरे को 3 साल का, तो लगभग मेरा 35 मिनट चला था, 30 से 35 मिनट सबसे लंबा सर मेरा इंटरव्यू चला था। और अच्छा। सर जब मेरा रिटर्न नहीं हुआ, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरे को सर 2-4 दिन पहले कॉल आया है आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी से कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में था, वो कंसीडर हो गया है, अंडर कंसीडर है। तो हम्म। यानी मे भी एक हाई चांसेस है कि वो, अगर कोई किसी ने मतलब ज्वाइन नहीं किया, ये तो कंफर्म है, क्योंकि पहले वेटिंग लिस्ट में था, वो अंडर कंसीडर है। यानी इस बिल्कुल पे वो विचार वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मेरे को मेडिकल के लिए मेल करे, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल। बोला है मेल चेक करते रहिएगा। तो अगर आपका मान लीजिए रिजल्ट नहीं हो पाता है, मेनली मार्क्स के बेस पे लोग छकते हैं,
तो एक उम्मीद कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो आपको वो वेटिंग लिस्ट में बुला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये अच्छा रहा कुल मिला के एक्सपीरियंस। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, बेसिकली कि आपने आईओसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए डिसीजन कैसे लिया था, और इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली थी कि ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं एचपीसीएल में, आई थिंक काम कर रहे हैं, तो बताइए। जी सर। सर मैंने डिप्लोमा 2021 में पास आउट किया था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से। और उसके बाद सर मैंने 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन किया था। अच्छा। मेरा आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी में भी अप्रेंटिस हुआ था, लेकिन वो थोड़ा फैमिली इशू की होने की वजह से मैं दूर नहीं गया, और उसमें स्टाइपेंड भी थोड़ा कम मिलता है बीपीसीएल के मुकाबले। हम्म। बीपीसीएल में जो है सर वो 18,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, और वो मेरा दिल्ली में ही था, मैं दिल्ली का रहने वाला है, तो इसलिए मैंने बीपीसीएल ज्वाइन किया था। तो वहाँ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने वहाँ पूरी तरह की चीजें देखी, और उसके बाद जब मेरा अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया तो उन्होंने ही मुझे सामने से ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे असिस्टेंट एचएचएससी की पोस्ट पे, हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल वहाँ पे ज्वाइन किया। तो लगभग 2 साल से मैं बीपीसीएल में एचएचएससी असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया था ताकि अपकमिंग वैकेंसीज आती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वो अगर सेम इंडस्ट्री से, वो बीपीसीएल महारत्ना और पीएसयू है, अगर उस इंडस्ट्री से रहेगा तो मुझे एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो हम्म। पैसों को नजरअंदाज करते हुए मैंने एक्सपीरियंस के लिए मैंने बीपीसीएल ज्वाइन किया। तो उसी का मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट भी मिला है आईओसीएल में, कि मतलब सेम फील्ड की होने की वजह से मेरा जो है एसपीपीटी क्वालिफाई हुआ है। वेरी गुड। तो ऐसे आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और कंसीडरेशन में है, और देखिए आपका नाम आना चाहिए फाइनल में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जी सर। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने इससे रिलेटेड कवर कर लिया है इंटरव्यू से रिलेटेड। आप कैंडिडेट जो आने वाले दिनों में जो कैंडिडेट एसपीपीटी टेस्ट देने वाले हैं, उनको आप क्या प्रो टिप्स देना चाहेंगे जिसको कि ध्यान रखना चाहिए, प्लस ऐसा क्या गलतियां हैं जो एसपीपीटी टेस्ट में नए कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए, ये बातों को बताइए। सर एसपीपीटी देते समय पहले तो ये है कि अपने ब्रांच से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ वो नहीं जो हमने पढ़ा है, जो फील्ड में अवेलेबल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि मेनली वहां पे वो आपका, आपने रिटर्न दे दिया है, आपको थ्योरिकली नहीं पूछते हो, प्रैक्टिकली नॉलेज ही पूछते हैं। तो कम से कम ऐसा ना हो कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिक ही ना पता हो। कहीं मान लीजिए कि आपसे पूछ दे एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या फर्क है, आप उसे ही ना बता पाए, तो वो अगर बेसिक गलतियां होती है तो जिसकी वजह से उसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब होता है सर। काफी लोग थे जो एसपीपीटी में भी फेल होते हैं सर, चाहे नंबर भी ज्यादा हो। एक कैंडिडेट था सर, मेरी उसकी बात हुई थी, वो टेक्निकल अटेंडेंट का उसने दिया था, उसके हाईएस्ट मार्क्स थे सर, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि एसपीपीटी उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो एसपीपीटी को कभी भी ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके ज्यादा मार्क्स है तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज है कि आप फेल हो सकते हैं, या आपके कम मार्क्स है तो भी पॉसिबिलिटीज है कि आप पास हो सकते हैं। तो एसपीपीटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो समीरुद्दीन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैक्सिमम चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और सारे क्वेश्चंस को, और जो भी डाउट एक्स्ट्रा होंगे अब कैंडिडेट इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि अगले नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी देंगे इस प्रकार के इंटरव्यू, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो उनसे मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकूं। बेसिकली सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने चूंकि कवर कर लिया है, तो आज के सेशंस को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे एक नए सेशंस में नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा ज्यादा हो सके, ताकि आने वाले दिनों में जो भी कैंडिडेट एस पीपीटी टेस्ट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए सेशंस हेल्पफुल हो, और उनका मदद हो सके। नमस्कार।